स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और सबसे पहले चर्चा करते हैं पिछले हफ्ते की। भैया बात कहाँ हुई थी? देखिएगा, बात ये हुई थी हमारी कि अगले सोमवार यानी कि जो पिछला सोमवार था वहाँ पर हमें ऐसा लग रहा था कि एक टर्न अराउंड होगा और दो बड़ी रेड कैंडल मंथली एक्सपायरी में नीचे की तरफ आएंगी और हमें लग रहा था कि यहीं से बाजार टर्न हो जाएगा। लेकिन बाजार ने जो एक्सपायरी डे के जो दो ट्रेड थे यानी कि सोमवार और मंगलवार, 2 दिन, यानी कि जहाँ पर हम ये सोच रहे थे कि भाई बाज़ारों में एक यहाँ से टर्न लेगा और बाज़ार उल्टा चलना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे बाज़ार ने एक्सपायरी के दिन 2 दिन जो है बाज़ार को संभाल लिया। हालांकि दूसरे दिन नहीं संभाल पाया, तो सोमवार को एक बढ़िया ग्रीन कैंडल आपको बनती हुई नज़र आई। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे मंगलवार को जो है पूरी एक डोजी कैंडल हो गई और यहाँ पर जो पूरी तेज़ी साफ़ होती हुई नजर आई। उसके बाद जो बाज़ारों के अंदर सौदे कटने थे कट गए मंदी वाले। उसके बाद अगले दिन किसी की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि बाज़ार तेज़ी के साथ खुले और उसके बाद ऐसा हमें प्रतीत होता है कि बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशंस को बदल लिया, यानी कि तेज़ी वाले जो प्लेयर्स थे उन्होंने यहाँ पर बदलने की बजाय यहाँ पर बदल लिया। लेकिन इसकी कंफर्मेशन मैं फिर वही कहूँगा कि देखिएगा, यहाँ पर कंफर्मेशन तभी आएगी जब, क्योंकि दो कैंडल रेड तो आ गई, लेकिन अब हमें चाहिए एक बड़ी रेड कैंडल। एक बड़ी रेड कैंडल जो बाज़ार को 25,500 के नीचे लेके आ जाए, यानी कि 25,500 के नीचे बाज़ार, क्योंकि बाज़ार अभी भी जो ब्रेकआउट जो बाज़ार ने किया था उसके बाहर है अभी भी, यानी कि अभी ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट जो है फेक है, क्योंकि जो प्राइस एक्शन था, जो वॉल्यूम्स थे नीचे, उनको देख के हमने आपके साथ ये चर्चा की थी कि बाज़ार जो है टर्न होगा। और बाज़ार टर्न होने की संभावना बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जो प्राइस एक्शन था उसके साथ अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वो कोरिलेट नहीं हो रहे थे। और 2 सप्ताह के लगभग समय हो गया जहाँ पर कि बुल्स के कंट्रोल में बाज़ार होना चाहिए था, लेकिन बुल्स उस पूरे बाज़ार को अभी जो है गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी जो हमें सोमवार को देखना है कि 25,500 को बाज़ार होल्ड करता है या नहीं करता सोमवार या मंगलवार में। जैसा भी ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरीके से पोजीशंस हैं वो पोजीशंस बदली जा चुकी हैं। पोजीशंस जो तेज़ी वाले प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन तेज़ी की कम कर ली हैं और कुछ पोजीशन तेज़ी वालों ने मंदी में भी शिफ्ट कर ली। लेकिन अभी मंदी के बारे में सीधा क्लियर कट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मेरा ये तो मानना है कि अभी शायद तेज़ी का जो बाज़ार है वो वापस नहीं लौटने वाला है और जो बाज़ार ने हाई लगाना था वो शायद लग चुका है। एक बार हो सकता है कि अटेम्प्ट करे बाज़ार अपने पुराने हाइज़ की तरफ 26,300 के आसपास, 26,300 से 500 के आसपास। संभावना थोड़ी सी कम है। जैसे मैंने पिछली बार 60% टूटने की संभावना व्यक्त की थी, वो हालांकि गलत हुई और यहाँ पर 40% हमने कहा था। और मैं ये मान के चल रहा था कि भाई मुझे लग रहा है कि बाज़ार जो है यहाँ से टर्न होंगे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले फ्राइडे में क्लोज़ हुआ था और एक रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद क्योंकि सिमिलर कैंडल अब क्या भी बनी है, तो यहाँ पर हालांकि ये जो कैंडल है पिछली वीकली कैंडल से नीचे की तरफ बंद हुई है। अगर हम वीकली कैंडल पे देखें तो ये जो 2 रेड कैंडल वीकली कैंडल्स हैं ये भी ये संकेत दे रही हैं कि यहाँ पर बाज़ार में एक वीकनेस के संकेत बन गए। लेकिन मैं अभी क्योंकि डेली चार्ट पर 25,500, ये मैंने पिछली बार ही बोला था कि 25,500 और 25,600 के बीच की एक ऐसी रेंज है जब तक ये वॉल्यूम के साथ नहीं टूटेगी और इसके नीचे क्लोज नहीं होगा, बाज़ार मंदी करते करते रुकता हुआ नजर आएगा। तो मंदी करते करते रुक गया बाज़ार इस हफ्ते भी। हालांकि फाइनली हफ्ता मंदा ही बंद हुआ, पिछले हफ्ते के नीचे ही हम बंद हुए और रेड कैंडल के साथ बंद हुए। लेकिन धीरे धीरे अब हमें ऐसा लग रहा है कि बाज़ार जो है एक एम पैटर्न की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। जहाँ तक हमने मंथ की बात की थी, हमने कहा था कि एक मंथली कैंडल पर एम पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगा। तो हालांकि ये जो कैंडल्स है अनएक्सपेक्टेडली हमारे रेंज से थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन अभी भी पैटर्न के लिए गुंजाइश बनी हुई है। और अक्टूबर का महीना देखिएगा बुल्स ने संभाल लिया, लेकिन हमें लग रहा है कि नवंबर शायद
बाज़ारों के अंदर एक मारकाट वाला जो है महीना रह सकता है। तो नवंबर की शुरुआत जो है ख़राब खबरों के साथ आ रही है। ख़राब खबरें ये है कि देखिएगा ट्रंप चाचा जो है, क्योंकि आप लोग जानते हैं पॉपुलरली आजकल ट्रंप को ट्रंप चाचा ही कहते हैं, क्योंकि इनको क्या एक चुल है, इनको एक बीमारी है, इनको एक चीज़ निपटती है तो दूसरी चीज़ में पंगा लेना ही लेना है। तो इन्होंने अब दूसरी चीज़ का पंगा शुरू कर दिया है। जैसा याद करिए, मैंने पिछले हफ्ते लास्ट वीडियो में मैंने एक चर्चा की थी कि रशिया ने अपने कुछ न्यूक्लियर टेस्ट जो है, मिसाइल्स जो हैं वो टेस्ट किए हैं, और उसकी जो रेंज थी वो 15,000 17,000 किलोमीटर तक थी। अब यहाँ पर ट्रंप ने उसका जवाब देने की कोशिश की है। वो कह रहा है कि भाई मैं अपनी जो यूएस का डिफेंस सिस्टम है उसको ये आदेश देता हूँ कि जी जो डिफेंस डिपार्टमेंट है कि तुम भाई यूएस के जो न्यूक्लियर वेपन्स के जो टेस्ट हैं वो दोबारा से शुरू करो, क्योंकि हम बराबरी की लड़ाई लड़ेंगे। तो अल्टीमेटली जो चाइना और रशिया को हम बराबरी की टक्कर देने की प्लान कर रहे हैं। अब ये जो न्यूज़ है ये दोबारा से न्यूक्लियर वेपन्स की, हथियार जो हैं एक तरीके से ये न्यूक्लियर वेपन्स की जो मैं ये कह सकता हूँ प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये न्यूज़ एक तरीके से ख़राब न्यूज़ है। लेकिन पिछले हफ्ते भी हमने आपके साथ चर्चा की थी कि वो न्यूज़, हालांकि बाज़ारों ने उस न्यूज़ को इतना सीरियसली लिया नहीं, हालांकि यूएस के बाज़ार भी ऊपरी टॉप लेवल से जो है स्लिप होते हुए नज़र आए हैं। अब अगर हम यहाँ पर निफ्टी 50 की बात करें, ये आपको बात समझ में आ रही है। मंथली कैंडल में हालांकि देखिएगा मंथली कैंडल का जो क्लोज हुआ है वो बहुत बढ़िया हुआ है, नो डाउट, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है मंथली कैंडल पे निफ्टी की बनी है। लेकिन जो लास्ट के 2 दिनों के अंदर और जो 2 वीकली कैंडल्स अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ से संकेत मिल रहे हैं कि थोड़ी सी वीकनेस बनती हुई नज़र आ सकती है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए कि बैंक निफ्टी के जो 2 दिग्गज शेयर्स हैं उन पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और वो रीज़न है सेबी का सर्कुलर। सेबी ने कहा है कि जो बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है या कोई भी इंडेक्स है उसमें किसी भी एक शेयर्स की वेटेज 20% से ज़्यादा नहीं होगी, और जो टॉप 3 शेयर्स होंगे उनकी वेटेज 45 से ज़्यादा नहीं होगी। वो निफ्टी, बैंक निफ्टी सब में अप्लाई होगा। बट बैंक निफ्टी में है क्या हाल फिलहाल में, HDFC की जो वेटेज है वो 28.49% है, जबकि ICI की 24.38 है। अब इन दोनों की मिला दोगे आप तो यही 53 के आसपास जा रही है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो टॉप 3 की जो टोटल होल्डिंग है वो 45 से ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि जो पहले एक शेयर 33% वेट रख सकता था वो भी खाली 20 रखेगा, और 3 जो टॉप मिला के वो 45 रखेंगे। कहने का मतलब अगर HDFC 20 रखेगा, ICI 20 रखेगा तो SBI 5 रखेगा, ये इनमें से जिसका भी वेटेज। अब यहाँ पर क्योंकि SBI का 9.7 है तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में 18 के आसपास हो जाए, और यहाँ पर 9 के आसपास ही रह जाए क्योंकि इसका जो वेटेज है। तो ये कुल मिलाकर 45 कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये HDFC और ICICI बैंक के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि जो बेंचमार्क इंडेक्स है और जो बेंचमार्क इंडेक्स के ETFs हैं, यानी कि मान लीजिएगा बैंक निफ्टी ETF है, तो उस बैंक निफ्टी ETF के अंदर जो है वेटेज घटेगा, तो अल्टीमेटली जो बैंक निफ्टी ETF के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, जो इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर इन दोनों के अंदर एक सेल ऑफ आ सकता है। हालांकि ये होगा स्टेज वाइज। तो इसकी जो पहली ट्रांजेक्शन होगी वो 4 ट्रांजेक्शन में करनी है और मार्च 31 2026 तक करनी है। निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है इसकी चपेट में आ रहा है, तो इसकी वजह से हमें लग रहा है कि HDFC बैंक और ICICI बैंक में थोड़ा सा दबाव रह सकता है, और कुछ शेयर्स जो है लाइमलाइट में आ सकते हैं, जैसे येस बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि यहाँ पर एक और बात भी कही है कि एक इंडेक्स में कम से कम 12 शेयर नहीं होंगे, अब 14 शेयर होंगे। तो अभी फ़िलहाल 12 है, तो 14 इनमें से 2 जो और शेयर्स जो है वो इंडेक्स में आ सकते हैं, शुमार हो सकते हैं। तो जिस वजह से ये एक रीबैलेंसिंग हम कह सकते हैं कि इंडेक्स में होगी, तो जिसका खामियाजा हो सकता है कि HDFC बैंक और ICICI बैंक को उठाना पड़ सकता है। उसका एक इम्पैक्ट निफ्टी के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि ये वन टाइम नहीं है, बट धीरे धीरे होगा। तो बट ये है कि जो बड़े प्लेयर्स कोई पोजीशन तेजी की बनाना चाह रहे होंगे HDFC बैंक में, ICICI में, तो वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में रह सकते हैं। और उसका असर हमने कल HDFC बैंक के शेयर्स में भी देखा। और उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो ये जो खबरें थी ये 29 के डायरेक्टिव्स थे, तो उनका असर जो है वो 30 तारीख की जो ट्रेडिंग हुई, जो 29 तारीख के जो डायरेक्टिव्स थे, तो उसका जो असर था
वो 31 और 30 तो यानी कि दोनों के अंदर जो है असर देखने के लिए थोड़ा थोड़ा मिला। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जो बैंक निफ्टी की जो दो दिग्गज शेयर्स हैं उनके ऊपर एक सेलिंग प्रेशर आपने देखा भी। अब अगर हम निफ्टी बैंक के इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी बैंक के इंडेक्स में भी दो जो डेली की कैंडल्स हैं वो इस डायरेक्टिव्स के बाद जो है दो कैंडल्स रेड बनी है। तो क्या ये भी और सीरियस हो सकती हैं, ये तो सोमवार का समय ही बताएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके का न्यूज़ आउटकम आ रहे हैं और जिस तरीके से कन्वेंडिंग हो रही है ना केवल निफ्टी में बैंक निफ्टी में, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब शायद बड़े प्लेयर्स ने एक पोजीशंस बना ली। और यहाँ पर मेरे लिए जो सबसे पहला दायरा है वो है 57,400 का, जिसको हो सकता है कि बाज़ार सोमवार को ही रीटेस्ट कर ले। और अगर यहाँ से तोड़ने के बाद अगर बाज़ार नीचे की तरफ आती है तो फिर बाज़ार एक बियर ट्रेंड की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा शॉर्ट टर्म के लिए। अगर वीकली कैंडल देखें तो दो वीकली कैंडल यहाँ पर भी रेड बनी है, केवल निफ्टी में नहीं है रेड, बैंक निफ्टी में भी दो वीकली कैंडल रेड बनी है और वो भी टॉप पे बनी है। तो जैसे शूटिंग स्टार पैटर्न होता है, हम वो कह सकते हैं कि शूटिंग स्टार पैटर्न जो है यहाँ पर इमर्ज हो रहा है। हालांकि मंथली कैंडल निफ्टी बैंक में काफ़ी मजबूत है। अभी भी देखिए कि ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये बुल ट्रेंड जो निफ्टी बैंक में बना हुआ है, तो उसको देखते हुए अभी ऐसा लग रहा है हमें कि मंथली कैंडल जो है एक ऊपर से डैमेज देती हुई नज़र आएगी। और अगर वो डैमेज देती है तो वहाँ पर जो दायरे हैं वो 56,000 तक भी निकल कर आ सकते हैं अगले 8 से 10 दिनों में। और उसके बाद फिर देखते हैं आगे किस तरीके की पोजीशन बनती है। उसके बाद देखिए अगर हम गोल्ड की तरफ चलें तो गोल्ड से पे चलने से पहले एक बार डेटा देख लेते हैं कि FIRDI ने पोजीशन कैसे बनाई हुई है। तो देखिए सबसे पहले FIIs की पोजीशन, FIIs ने क्या किया, इंडेक्स फ्यूचर्स बेच मारे, स्टॉक फ्यूचर बेच दिए। उसके बाद कॉल ऑप्शंस खरीद ली, यानी कि यहाँ थोड़ी तेज़ी करी, यहाँ पे एग्रेसिवली मंदी बनाई, अपने पोजीशंस को हैज लिया और पुट ऑप्शंस भी खरीद ली। यानी कि हैज कहाँ पे लिया, आपने मंदी करी, उसका हैज ले लिया कॉल खरीद कर, और पुट भी आपने खरीद ली। यानी कि अगर बाजार में मंदी होती है तो उसके लिए भी वो तैयार है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी पोजीशन स्टॉक फ्यूचर्स में प्लस है, तो उसका भी हैज ले लिया इन तेज़ी वाली पोजीशन का। तो कुल मिलाकर FIIs ने सप्ताह के लास्ट दिन अपनी पोजीशन मंदी की तरफ बनाई। और स्टॉक के जो कैश मार्केट है उसमें भी 6769 करोड़ का माल बेचा। और इसमें मेजरली हमें ऐसा लगता है कि HDFC बैंक और ICICI की जो सेलिंग है वो इसमें शुमार है, क्योंकि दोनों ने एक नेगेटिवली रिएक्ट किया है। अगर प्रो जो ट्रेडर्स हैं वहाँ पर देखें तो उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में प्लस किया, इंडेक्स फ्यूचर्स में प्लस किया और उसके साथ कॉल ऑप्शंस को बेचते हुए नजर आए, यानी कि ऊपरी तरफ से तेज़ी तो बनाई अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में, लेकिन ऊपर से उन्होंने कॉल बेचते हुए नजर आए, बट बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है। और जो ये तेज़ी करी उसका हेज खरीदते हुए नजर आए। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी पोजीशन प्रो ने चेंज नहीं की है। वहीं पर क्लाइंट की अगर हम बात करें तो क्लाइंट जो है अगर पोजीशन की बात करें तो उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदे, स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे, कॉल ऑप्शंस बेचते हुए नजर आए। यानी कि जो इतना खरीदा है तो उसके सामने उनको लगा यार इतनी तेज़ी कर रखी है तो बाजार ऊपर जाएगा तो कॉल स्टॉक फ्यूचर्स में और इंडेक्स फ्यूचर्स में प्रॉफिट आएगा, तो उसको कॉल बेचते हुए नजर आया। यानी कि अगर वो नहीं जाएगा तो कम से कम टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो हमें आएगी। और उसके साथ उन्होंने एक भयंकर तेज़ी ट्रेडर्स ने पुट ऑप्शन बेच कर की है। तो क्लाइंट जो है भयंकर तेज़ी में बैठे हुए हैं और FIIs ने मंदी बनाई है और प्रो के जो ट्रेड्स हैं वो न्यूट्रलाइज हम कह सकते हैं, उन्होंने अपनी न्यूट्रल पोजीशन करी है। DIs की बात करें तो वो स्ट्रॉन्गली बुलिश थे, 7068 करोड़ का माल खरीद कर, और इसके साथ उन्होंने अपने स्टॉक फ्यूचर्स बेच दिए। वो हालांकि बेचते ही हैं महीने की शुरुआत से ही, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो उनके बड़े पोर्टफोलियोज हैं उन पोर्टफोलियो के सामने अपने स्टॉक फ्यूचर्स को हेज करते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर्स में क्योंकि प्रीमियम मिलता है तो वो स्टॉक फ्यूचर्स बेच के रखते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में भी खरीदते नजर आए। अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। देखिएगा गोल्ड का अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो डेली चार्ट्स के ऊपर जो पीछे से डैमेज हुआ है, उसके बाद अगर हम मंथली कैंडल देखें तो मंथली अभी भी ग्रीन बनी है, लेकिन पूरी की पूरी तेज़ी यहाँ पर गवाते हुए नजर आया। तो बहुत सप्ताह के बाद आपको इस तरीके का संकेत, मंथली कैंडल पर इस तरीके का संकेत गोल्ड में मिलेगा। अगर हम यहाँ से 4-5-6 महीने पहले जाएं तो इस तरीके के संकेत और भी आए थे। यहाँ पे जब गोल्ड $3200 के आसपास था तो उस सप्ताह में उस महीने में 3500 का हाई लगाया था और नीचे जो है 2900 के आसपास का लो लगाया था, यानी कि डॉलर्स टर्म में। तो एक वोलाटाइल वीक था, मंथ था ये। तो उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जो
ये जो वीक रहा ये काफ़ी खतरनाक रहा। तो ऐसा अगर हमें इसको थोड़ा सा कोरिलेट करें वीकली कैंडल के साथ, तो क्योंकि 2 वीक की रेड कैंडल बनी है, जैसे भी मैं बैंक निफ्टी में कह रहा था और निफ्टी में कह रहा था, तो सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई हो रही है। तो हो सकता है कि आपको, क्योंकि गोल्ड ने इतनी भयंकर तेजी की और उसके बाद इस तरीके के पैटर्न बने हैं, और इस तरीके के पैटर्न बनने का संकेत ये रहता है कि यहाँ पर एक टाइम वाइज करेक्शन का मतलब है कि यहीं पर बाजार हो सकता है कि आपको ब्रॉडरली देखें तो 38 और 42 के बीच में ट्रेंड करता हुआ नजर आए। मुझे लगता है ज़्यादा कि 4100 और 3900 इन दोनों के बीच में जो है जिग जैग जो है अभी टाइम बिताता हुआ नजर आएगा। तो हो सकता है कि आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1.5 महीना बाजारों में गोल्ड कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए। तो गोल्ड में जो मोमेंटम बना हुआ था बड़ी तेजी का, वो शायद थोड़े समय के लिए आपको फीका पड़ता हुआ नजर आए। एक कंसोलिडेशन हो बाज़ारों के अंदर, एक नई खरीदने के जो है मौके मिले, और जो भी लीवरेज पोजीशंस हैं जिन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में खरीद रखा था ऊपर, वो पोजीशंस अनवाइंड हो गई हैं। तो जिसकी वजह से नया मोमेंटम आने में भी टाइम लगे। तो कुछ समय तक, समय की बोलूँ मैं, प्राइस वाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा हूँ, हो सकता है कि 3800, 3850 तक आ जाए। लेकिन क्योंकि गोल्ड में एक अभी भी एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, क्योंकि निचले लेवल पर हम देख रहे हैं, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि समय बिताएगा अब। तो जो टाइम वाइज करेक्शन है, 2 महीने लग जाएं, 4 महीने लग जाएं, इवन 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि गोल्ड ज़्यादा कंसोलिडेट नहीं करेगा। टाइम वाइज करेक्शन बहुत लंबी नहीं होगी, मेरा ऐसा आभास है कि 2 से 3 महीने के बीच में एक टाइम वाइज करेक्शन हो, और उसके बाद फिर गोल्ड दोबारा से नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आए। गोल्ड पे अपना बुलिश जो है व्यू है, और क्योंकि गोल्ड में एक भयंकर तेजी हुई है, देखिएगा एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद 3200 और 3400 के बीच में एक अच्छा कंसोलिडेशन 7-8 महीने के करने के बाद इस तरीके का रन पाया था। तो हो सकता है कि अभी यहाँ पर 2-3 महीने का और कंसोलिडेशन हो, और उसके बाद एक नई ऊंचाइयों की तरफ गोल्ड बढ़ता हुआ नजर आए। और गोल्ड के लिए देखिएगा फेवरेट चीज़ कर रही है यूएस का, जिस तरीके से डेट की रीपेमेंट करनी है, और यूएस ने जिस तरीके से नोटिंग शुरू कर दी है, तो देखिएगा यूएस के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, अपने डेट को रीपे करे या नया डेट रेज कर ले। अब नया डेट रेज करने के लिए वो चाहेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे रहे। अब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो कोई पैसा डालना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे बिटकॉइन लोगे तो वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स है, गोल्ड लोगे तो ज़्यादा रिटर्न्स है, स्टॉक मार्केट में तो ज़्यादा रिटर्न्स हैं। तो 3-4% के लिए तो कोई बैठेगा नहीं, क्योंकि सब में रिटर्न 10 से 20% के बीच में है। अगर यूएस की बात करें तो यूएस चाहेगा कि यूएस के इक्विटी में रिटर्न्स ना आए। तो हो सकता है कि यूएस कुछ ऐसा माहौल बनाए कि जिससे कि ग्लोबल मार्केट भी और यूएस के भी स्टॉक मार्केट धराशायी हो जाए, जिसकी वजह से जो है उनकी ट्रेजरीज को, यानी कि जो यूएस के बॉन्ड्स हैं, उनकी तरफ पैसा आकर्षित हो सके। तो अगर ऐसा होता है तो जो है आपको स्टॉक मार्केट में, यूएस के मार्केट में भी, और इवन देखिएगा यूएस में असर होता है तो हमारे मार्केट में भी उसका असर देखने के लिए मिल सकता है। अब इसका संकेत देखिएगा पहला ही आ गया ना, अभी जो मैंने आपको सबसे पहले खबर दी कि ट्रंप वांट्स मोर यूएस न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। ये दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि ये चाह रहा है कि देखिएगा यूएस की ट्रेजरी पर विश्वास दोबारा से लौटे लोगों का, गोल्ड पे से विश्वास कम हो, तो इसीलिए ये इस तरीके की जो है खबरें की जा रही हैं। लेकिन देखिएगा इस तरीके की जब टेंशन वाला माहौल होता है तो गोल्ड जो है, क्योंकि यूएस के कंट्रोल में तो है नहीं, तो वो तो ग्लोबल कमोडिटी है, तो इसलिए जो है वो तो कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन ये पक्का है कि यूएस की स्टॉक मार्केट में कोई करेक्शन आए तो जिससे लोगों का विश्वास कम हो, तो लोग फिर दोबारा से ट्रेजरी की तरफ लौटें। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको बिटकॉइन में गिरावट देखने के लिए मिले, क्रिप्टो करेंसी में गिरावट देखने के लिए मिले, यूएस के मार्केट में भी गिरावट देखने के लिए मिले। उसका असर हमारे को भी अगले 1.5-2 महीने देखने के लिए मिले, क्योंकि जो यूएस के जो ह्यूज डेट है उनको सर्विस करने के लिए, यानी उनका ब्याज देने के लिए या उनकी रिडेम्पशन करने के लिए यूएस के पास अभी प्रॉपर फंड नहीं है। तो यूएस चाहेगा कि नया लोन मिले, नया कर्जा लिए, जो नए बॉन्ड्स या नए इशू करे, जिनको हम बोलते हैं यूएस ट्रेजरीज, तो उस माध्यम से वो पैसा रेज करने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी गहमा गहमी में मुझे लगता है कि गोल्ड, हो सकता है कि ये खबरें रही तो गोल्ड हो सकता है पहले ही रिएक्ट करे। तो हालांकि यूएस तो चाहेगा कि गोल्ड का प्राइस भी एक बार नीचे आए, लेकिन जहाँ पर चाइना या बाकी सेंट्रल बैंक्स हैं वो लगातार बाइंग कर रहे हैं, और ऐसे अनसर्टेनिटी के माहौल में गोल्ड के प्राइस ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो हो सकता है कि कंसोलिडेशन का मौका ही ना मिले गोल्ड में भी, और गोल्ड पहले ही ऊपर की तरफ चला जाए।
वहीं पर हो सकता है कि सिल्वर में थोड़ी सी वीकनेस आपको देखने को मिले, क्योंकि सिल्वर जो है एक रिजर्व कमोडिटी के साथ साथ एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है। हालांकि वन डे के चार्ट में देखिएगा नीचे से रिकवर तो कर लिया सिल्वर ने, लेकिन ये जो ऊपर से गिरा था उसका रिट्रेसमेंट ही है। तो ये जो रिकवरी अभी हम ये तो नहीं कहेंगे कि सिल्वर में लॉन्ग टर्म खराब हो गया, बट हाँ शॉर्ट टर्म दोनों कमोडिटी के अंदर कंसोलिडेशन वाले फेज में जाते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर वीकली कैंडल देखें तो वीकली कैंडल में भी अगर हम देखें तो जो नीचे से उठकर बाजार ने क्लोज दिया है, तो ये तो संकेत है कि भाई सिल्वर ने नीचे से वीकली लेवल के लो से जो है रिकवरी बढ़िया दी है। और अगर हम 1 मंथ के कैंडल पे देखें तो मंथली कैंडल में तकरीबन $5-5.5 की करेक्शन ऊपरी लेवल पे जो सेलिंग आई है विद ह्यूज वॉल्यूम, वो इंडिकेट कर रही है कि सिल्वर को अभी जल्दी से अपना हाई तोड़ने के बाद दूसरा जो भी नया रिसेंट हाई लगा है उसको तोड़ने में कुछ समय लगे। तो हो सकता है कि हमारे को भी 2 महीने 3 महीने 4 महीने सिल्वर को और इकट्ठा करने का समय मिले, और सिल्वर पे भी हमारा लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश है। और अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशियो को भी देखें तो सिल्वर अभी भी जो है अंडर वैल्यूड हमें लग रही है। दोनों में हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है, गोल्ड में और सिल्वर में, लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्योंकि बहुत अच्छे पैसे शॉर्ट पीरियड में बन जाते हैं तो बाज़ार जो है थोड़ा सा टाइम बिताता है। तो वो टाइम बिताने वाला समय हमें लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर में हो सकता है कि थोड़ा समय लगे और अब एक रेंज में कंसोलिडेट करें। हो सकता है कि कुछ लोग पैनिक में आए और जिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है वो गए अरे तो गोल्ड सिल्वर चल नहीं रहा चलो बेच के निकले, तो वो संभावना भी रह सकती है। तो यहाँ पर हमारी जो चर्चा थी उसमें हमने आपको बोला था कि भाई देखिएगा मैं 6 महीने का चार्ट लेके आया हूँ आपको सिल्वर का, तो ये जो 6 महीने का चार्ट है हमें लगता है कि यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट करे इन्हीं लेवल के आसपास, तो फिर देखिएगा एक ब्रेकआउट मिले। तो एक कपर हैंडल का जो फॉर्मेशन है वो 3 महीने के चार्ट में भी नजर आए आपको, 1 महीने के चार्ट में भी नजर आए और 6 महीने के चार्ट में भी नजर आए। तो उस बात की संभावना, तो उसको भी देख के ऐसा लगता है कि 2-3 महीने हो सकता है कि सिल्वर भी सुस्त हो जाए, आराम से टाइम पास करे और उसके बाद नई ऊंचाइयों के लिए जो है माहौल बनाए। तो क्योंकि हर किसी को लगता है एक बार ख़रीद लिया तो हमेशा चलता ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं होता। हालांकि दोनों कमोडिटीज़ में व्यू जो है अपना बुलिश है और हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बात ये कि थोड़ा सा बाज़ार जो है अपने हिसाब से चलता है। बाज़ार इस बार क्या है, गोल्ड बहुत ज़्यादा तेज़ी से चला गया, हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा तेज़ चला गया, तो हो सकता है कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए। तो जो टाइम बिताना जानता है बाज़ार के साथ वो तो भैया पैसे बना लेगा, और जो टाइम के साथ घबराना जानता है भैया वो हो सकता है बाज़ार से निकल जाए, और जब गोल्ड या सिल्वर में एक अच्छी रैली आए उस समय वो पार्टिसिपेट ही ना करे। तो सबसे खास बात बस यही है कि गोल्ड और सिल्वर जो है थोड़े समय के लिए कंसोलिडेट कर सकते हैं, और जितना कंसोलिडेट करेंगे उतना लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जितना अच्छा बेस बनाकर गोल्ड या सिल्वर जाएंगे तो उतना वापस आने की संभावना घट जाती है। तो फिर नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने के लिए जो है और शक्ति जो है मिल जाती है। जिस तरीके से मान लीजिएगा आप दौड़ लगा रहे हो, तो अगर कोई मान लो 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हो तो 2-3 किलोमीटर के बाद अगर आप थक जाओगे और आप थोड़ा चाय पानी पियोगे, आराम करोगे, और उसके बाद आपको दौड़ने के लिए 10 मिनट या 15 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा तो आप अच्छे से दौड़ोगे। तो सेम उसी तरीके का ये मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन या टाइम वाइज करेक्शन होती है। हो सकता है स्लाइटली आपको प्राइस वाइज करेक्शन ही मिल जाए, बट मैं प्राइस वाइज में ज़्यादा यकीन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके का ट्रेंड आया था तो हो सकता है कि ये जो करेक्शन हुई है इसमें लोगों के पास जो 2-3 महीने में अपना ख़रीदने के भी मौके मिले, और फिर वहाँ से जो भी पोजीशंस जिन्होंने उधार पैसा लेके बना ली थी वो भी 2-3 महीने में थक लेंगे यार, हर महीने ब्याज देना, तो वो निकल जाएंगे और उसके बाद शायद बाज़ार में गोल्ड और सिल्वर अच्छी तेज़ी करेंगे। हो सकता है अगला साल जो है, मुझे ज़्यादा गोल्ड पे विश्वास है, और 2026 के अंदर गोल्ड पे मुझे लग रहा है 2027 हो सकता है कि आपको सिल्वर में ज़्यादा रिटर्न मिले। बट कुल मिलाकर दोनों असेट्स क्लास में जो है हमें लग रहा है कि दोनों अभी अच्छा करती हुई नजर आएंगी। वेस्टेड इंटरेस्ट है, कोई भी बाई या सेल करे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें। मैं और मेरा चैनल गोल्ड या सिल्वर में कोई खरीद या फरोख्त करते हैं या किसी भी शेयर्स में या इंडेक्स में कोई खरीद फरोख्त करते हैं तो जिम्मेदार नहीं है। ये जो वीडियो है इसको केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए समझे। जो मेरे व्यू हैं वो व्यक्तिगत हैं और मैं किसी को खरीदने या बेचने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।